जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को शॉकिंग लगा था, लेकिन किसी भी सच्चे देशभक्त के लिए जो सही मायनों में देश की परवाह करता है उसके लिए सवाल बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को डाउट हुआ था कि क्या सही में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन पिछले 1 महीने में जो कुछ हुआ है देश में उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रधानमंत्री मोदी की मर्जी के अनुसार अपॉइंट किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की खबरों को टीवी चैनलों से और अखबारों से गायब कर दिया गया। देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस कह रही है कि उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जा चुका है, वो कैंपेन नहीं कर पा रहे। सालों पुराने केसेस को लेकर इलेक्शन से एकदम पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन पर 1700 करोड़ का फाइन लगा दिया। रिपोर्ट किया जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी पर भी 11 करोड़ का फाइन लगा दिया। देश भर से खबरें आ रही हैं कि कैसे ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स डिक्लेयर होते ही उन पर ईडी और आईटी के नोटिस आ जा रहे हैं, और कांग्रेस का तो ये तक कहना है कि उन्हें अखबारों में पेड एडवर्टाइजमेंट्स छापने तक नहीं दिया जा रहा। इसको छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना कर दिया। ये क्या हो रहा है देश में? क्या इस तरीके से इलेक्शंस लड़ी जाएंगी? हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए? इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। और कुछ लोग जिन्हें अभी भी लगता है कि डेमोक्रेसी सुरक्षित, इलेक्शन के पहले पानी आ जाएगा और अपने इलेक्शंस में और हर जगह बोलते फिरते हैं कि भाई हमने हर गांव में पानी दिया है। और उसके बाद क्या है कि भाई दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई लाइट। आज के 10 साल पहले जो प्रॉब्लम थी, हमें लगता था गवर्नमेंट आएगी और ये लाइट और ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने बोला कि जो रूरल एरिया है ना वहाँ पे हम 18 आवर्स लाइट देंगे। भाई लिटरली बता रहे हैं, गर्मियों में पहले तो कई बार तो ये होता है भाई कट ऑफ आते हैं, बट भाई ख़राब हो जाती है ना तो पूरा 1 दिन 2 दिन क्या पता लाइट ही नहीं आती है। और इसको तुम कहीं कंप्लेन भी, इन लोगों ने हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, तुम खूब कंप्लेन करते रहो, कोई नहीं सुनता इनकी। और उसके बाद क्या है कि भाई अभी ये जो शादियों वाला सीजन चलता रहता है, तो मेरे इधर मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि भाई रात में मतलब 1-1 2-2 बजे तक भाई डीजे बजाते रहते हैं। क्या मालूम सुबह 4 बजे तक डीजे बजा रहे हैं। और अगर तुम उसकी कंप्लेन, मैंने मतलब 3-4 बार कंप्लेन की, तो मेरे को लिटरली एक बार क्या मालूम पड़ता है, मैंने उनसे पूछा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कंप्लेन की थी और आपने बंद नहीं कराया इस चीज़ को। तो वो मालूम है मेरे को क्या बोलती है उधर से कि यहाँ तो कोई कंप्लेन ही नहीं नोट की गई। मतलब मैंने रात में 1 बजे कॉल करके कंप्लेन किया, तो उन्होंने मेरे को, जो पहली वाली कॉल थी, उन्होंने मेरे को बोला ठीक है आपकी कंप्लेन नोट कर ली गई है और अभी रिजॉल्व कराते हैं। उसके बाद भाई साहब मैं 2 घंटे बाद कॉल किया और वो मेरे को बोलती है कि भाई ऐसी कोई कंप्लेन ही नहीं आई है। और ये इसके बाद मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ, मतलब अपने सराउंडिंग में। मैं अपनी एरिया की बात बताता हूँ भाई, जो मतलब जिस गांव में मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे लिटरली मतलब कुछ टाइम जो मतलब कोविड वाला टाइम था, वहाँ पे मैंने आके ना, गवर्नमेंट ने दे रखा है कि भाई तुम डाटा निकाल सकते हो तुम्हारे गांव में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ भाई कि जो मतलब उनकी ऑफिशियल साइट थी उसमें जाता हूँ और मैं काम निकालता हूँ भाई इसने, प्रधान ने क्या क्या काम किए। क्योंकि हमारे गाँव में लिटरली कोई काम ही नहीं दिख रहा था भाई, कभी सफाई नहीं होती है। और अगर उसको बोलो ना तो भाई सब भेजता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, और कहीं के रोड भी नहीं बनवाए। तो मैं निकालता हूँ भाई इसने काम क्या क्या किए। तो लिटरली ऐसे रुपए खाए जा रहे हैं, मैं आपको कैसे बताऊँ। जो मतलब इन लोगों ने क्या करते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट कर देते हैं कि भाई इन लोगों ने मेंटेनेंस का काम कराया इस रोड में, और वो मेंटेनेंस के नाम पे इस अमेंडमेंट में सरकार ने बेल की कंडीशंस बदल दी, बेल लेने को और मुश्किल बना दिया। बाकी कानूनों में क्या होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बेल मिलना आपका अधिकार कंसिडर किया जाता है। लेकिन पीएमएलए में अब क्या हो गया है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। आपको तब तक बेल नहीं मिलेगी जब तक आप अपने आप को इनोसेंट ना साबित करो। इसी 2018 की अमेंडमेंट में ईडी को और ताकत भी दे दी गई थी। इन चीजों को अरविंद केजरीवाल ने खुद भी एक्सप्लेन किया था अपनी अरेस्ट से पहले। ईडी के केसेस में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को? अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी में पलट दिया। अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस कानून में इन्होंने ये लिखा है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपके ऊपर एफआईआर होगी, झूठा सच्चा जो मर्जी आरोप लगा दें,
आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते। लेकिन बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल के इस अरेस्ट के पीछे एक इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का भी कनेक्शन है। कोर्ट में जो हियरिंग हुई उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल को 4 लोगों की स्टेटमेंट्स के बल पर अरेस्ट किया ईडी ने। उनमें से एक इंसान है शरद चंद्र रेड्डी, जो कि ऑरबिंदो फार्मा कंपनी के हेड हैं। 9 नवंबर 2022 की बात है कि ईडी ने रेड्डी को बुलाया था पूछताछ के लिए इस एलिजिड लिकर स्कैम के केस में। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उस दिन वो केजरीवाल के फेवर में थी, लेकिन अगले ही दिन 10 नवंबर 2022 को ईडी इन्हें अरेस्ट कर लेती है। इनके अरेस्ट होने के सिर्फ 5 दिन बाद इनकी कंपनी ऑरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए का चंदा डोनेट किया बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। ये चीज हम जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा को देखकर। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये करीब 6 महीने तक जेल में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि इन्होंने 9 अलग अलग स्टेटमेंट्स दी इस 6 महीने के पीरियड में, जो कि सारी स्टेटमेंट्स केजरीवाल के फेवर में थी। उसकी अरेस्ट हुई, उसके बाद उसके 9 स्टेटमेंट्स होते हैं। मैं 9 स्टेटमेंट्स वो मेरे खिलाफ नहीं बोलता। उसके बाद 6 महीने उसको अरेस्ट करने के बाद 25 अप्रैल को वो टूट जाता है। लेकिन 25 अप्रैल 2023 को 6 महीने जेल में रहने के बाद अगली स्टेटमेंट जो देते हैं वो केजरीवाल के खिलाफ होती है। अगले ही महीने मई 2023 को ईडी इन्हें बेल दे देती है और जून 2023 में ये ईडी के अप्रूवर बन जाते हैं इस केस में। और बेल मिलने के करीब 6 महीने बाद इनकी कंपनी 25 करोड़ रुपए की और डोनेशन करती है बीजेपी को। अब देख रहे हो दोस्तों किस लेवल का खेल खेला जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा हमें बताता है कि टोटल में इनकी कंपनी ने 52 करोड़ रुपीस की बॉन्ड्स खरीदी थी, जिनमें से 2/3 करीब 34 करोड़ रुपीस बीजेपी के पास गई, 15 करोड़ बीआरएस के पास और 2.5 करोड़ टीडीपी के पास। यही कारण कि आतिशी ने कहा कि इस एलिजिड लिकर स्कैम का जो मनी ट्रेल है वो आम आदमी पार्टी के पास नहीं बल्कि बीजेपी के पास जाता है। ये है मनी ट्रेल, शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। जो बाकी 3 लोग हैं जिनकी स्टेटमेंट्स की वजह से अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, उनकी कहानियों में भी ऐसी ही आपको देखने को मिलेंगी। शायद यही कारण कि अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक समन्स मिस किए जा रहे थे ईडी के, और उन्होंने ईडी के इन सारे समन्स को इलीगल ठहराया। उनके अनुसार ईडी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इन्हें किसी भी बहाने से अरेस्ट करना था, जिससे कि पार्टी को खत्म किया जा सके और दिल्ली और पंजाब की सरकारों को गिराया जा सके। एक 8 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग है इस केस की, जब अरविंद केजरीवाल खुद को कोर्ट में डिफेंड कर रहे थे। अगर आप वो सुनना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पर रिएक्ट करते हुए कांग्रेस पॉलिटिशियन राहुल गांधी ने कहा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना, और अब तो चुने बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, जब भी इलेक्शन आएंगे आप भी अगर ये छोटी छोटी चीजें नोटिस करोगे ना तो आपको भी दिखेंगे। जब भी इलेक्शन आएंगे ना, इनका भाई सब कोई ना कोई फंडा देखना बाहर आ जाता है। एक बार कभी आ जाता है पाकिस्तान, फिर कभी आ जाएगा हिंदू मुसलमान, फिर कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। इनका मतलब हर बार। अभी देखो, अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि भाई ध्रुव राठी जो बता रहा है भाई कि लोगों को जेल में डलवा दे रहे हैं। ये मैं लिटरली अपने एरिया का बता रहा हूँ भाई। मैं इतने साल से एक तो संजय साहू करके हमारे यहाँ वो था जो जिला अध्यक्ष था पहले, तो वो सपा में था, ठीक है, सपा या बसपा में था। तो भाई साहब उसको ये लोग जीने नहीं दे रहे थे। आज के समय में भाई साहब उस बंदे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली ना, भाई साहब एकदम फ्री एकदम, और उसको सीट वीट सब कुछ, मतलब जो अपोजिशन में रहता है उसकी भाई साहब कोई नहीं। और ये जो लोग सोचते हैं कि अच्छा चलो ठीक है ये अच्छा हो रहा है भाई, राम राज जाएगा, भाई लिटरली मैं जो चीज़ फील कर पा रहा हूँ ना भाई, ना तो तुम्हारी सुनी जानी है, जो अपने साथ गलत होने वाला है वो मेरे को ना ऐसे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। और पता नहीं आप लोग, हो सकता है आप लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा दिख रहा हो, क्योंकि मैं कई लोगों को देखता हूँ ना भाई इतना ही अंधे हो रखे हैं, वो हर चीज़ में क्या बोलेंगे, हाँ भाई सही है, ऐसा ही होना चाहिए भाई, मोदी तो सही करेगा। भाई मैं भी मोदी सपोर्टर था पहले, बट जो चीज़ें मैं उसकी नोटिस कर रहा हूँ ना भाई बहुत ही वाहियात है। मतलब ना तो कोई कंप्लेन भाई, मतलब तुम्हें अगर पहले क्या होता था कि भाई जैसे 1000-2000 रुपए की घूस दे के सारे काम हो जाते थे, किसी को दे दो पुलिस वाले को काम हो जाते। आज ये नहीं हो रहा है। आज समझो
आज ये नहीं, और आज तुम दोगे 50,000 तो तुम्हारा काम हो जाएगा, है, और भाई सब तुम्हारे साइड में। और उसके बाद ये मतलब अगर तुम्हारे पास 1,000 2,000 है तो उठा के फेंक देंगे तुमको जेल में, या कुछ भी भाई, मारेंगे 2 डंडे। और कोई कंप्लेन वम्प्लेन तो इतनी अच्छी गवर्नमेंट होती भाई, तो और ये बोलेंगे भाई पहले क्या हो रहा था, लोग बोलेंगे पहले, भाई पहले से क्या मतलब, 10 साल से आप हो, हमें आपसे भाई उम्मीद होती है। अब ये सोचो, कोई भाई सब मर गया इंसान, अब तुम उससे थोड़ी सोचोगे कि भाई ये मेरे को खाना खिला देगा। जो इंसान जिंदा है तुम तो उसके भाई उसके भरोसे रहोगे ना यार, ये कुछ करेगा, ये कुछ करेगा भाई हमारे लिए, भाई लिटरली। और ये इतने टैक्सेस और सब कुछ बढ़ा दिया जैसे, तो ज- अभी ये सोचते हैं कि भाई इन लोगों ने इतने सारे टैक्सेस बढ़ा दिए, उसके बाद भाई काम, जो टैक्सेस जो हमसे पैसा ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं ना, उसका काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक। मतलब पहले इतने टैक्सेस नहीं थे, लोग जो हम जैसे छोटे लोग थे, कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस करते थे, पैसे बचा लेते थे। आज के समय में भाई मतलब ये लिटरली सारे लोग फील कर सकते हैं कि भाई एक पैसा नहीं बचता कोई भी बिजनेस में, है। सारा क्योंकि कहीं टैक्स, कहीं कुछ, और ये सब ले जाते हैं। किसान की बात करें तो भाई ये दुनिया भर का जो मतलब पंजाब में या जो भी धरना वरना देते हैं लोग, तो उसका क्या बोलेंगे भाई, ये विरोधी हैं, ठीक है मैं मानता हूँ विरोधी हैं, सब कुछ है, मैंने मान लिया। लेकिन एक चीज बताओ, भाई टैक्स ले रहे हो, पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और भाई सब जो किसान, बारिश हो जा रही, कहीं ओले गिर जा रहे, कहीं कुछ, भाई साहब उनको, किसानों से कोई मतलब, गरीबों को भाई, एक कहावत सुनी होगी, गरीबों को भाई केवल इतनी रोटी देते रहो कि वो तुम्हारे गुलाम बने रहें। तुम ज़्यादा उनको दे दोगे तो वो भाई खुद अपने परिवार को पूरा खिला नहीं लेंगे, फिर आपके भरोसे थोड़ी रहेंगे। तो लिटरली यही चल रहा है कि भाई इनको बनाओ गुलाम, जो गरीब लोग हैं उनको बनाओ गुलाम, और उन्हीं से तो भाई साहब सब कुछ जीतना है इनको, तो उन्हीं को गुलाम बना रहे हैं। अभी मतलब तुम सोचो कि हर चीज़, टैक्स का प्राइस हर चीज़ का बढ़ा हुआ है, लेकिन भाई जो किसानों के वो आती है खेती, जैसे मैं तो किसान फैमिली का हूँ, तो किसान जैसे खेती आती है हमारी, भाई इनका तो रेट बढ़ता ही नहीं है जो मटर है भाई, मटर चढ़े भाई कट के आएगा तो उसका हो जाएगा रेट 2,400 2,500 3,000 4,000, और जब उसको बोने का टाइम आएगा वो होगा भाई 10,000 11,000 12,000। मतलब समझ रहे हो कि भाई ये लोग खा रहे हैं, हमें लिटरली अंदर से खा रहे हैं। और ये भाई गेहूँ, भाई इन लोगों को मतलब पिछले साल जितना उतना इस साल भी, उसके अगले साल भी उतना ही रेट रहेगा, थोड़ी थोड़ी बढ़ा देंगे। उससे होता क्या है, मरे जा रहे हैं साला इधर, और ये हमको चूतिया बना रहे हैं।